हाँ, तो हमारी बात चल रही थी कि कोई भी हेड इंजरी होगी तो उस पेशेंट को आप एग्ज़ामिन कैसे करोगे? तो बात हो गई थी हमारी कि उसको सुपाइन पोज़ीशन में आपको लॉन्ग टाइम के लिए अलाउ नहीं करना है, वरना जैसे कि हेमरेजिक कंडीशन होती हैं, उसमें हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि पेशेंट बेहोश है, आपके पास पेशेंट आया है वो बेहोशी की कंडीशन में, तो हमेशा उसके लिए फीडिंग के लिए रायल्स ट्यूब का यूज़ करना है और हर आधे घंटे में आपको उसके वाइटल्स चेक करने हैं, टेम्परेचर लेना है, पल्स रेट लेनी है, रेस्पिरेटरी रेट और बीपी उसका कंटिन्यू हर आधे घंटे में आपको चेक करते रहना है। यदि पल्स व कॉन्शियसनेस स्लोली प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि बेहोशी भी बढ़ती जा रही है, पल्सेस भी उसकी इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, और मान लीजिए पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, तो वो पेशेंट आपसे कंप्लेन करेगा कि सीवियर हेडेक है और उसको सही कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप और उसकी बॉडी का अगर टेम्परेचर इंक्रीज है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो आपको ठंडे पानी से कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है उसकी। और अगर उसका जो जीजीसी है वो 7 से कम आ रहा है, तो उसको तुरंत ही आपको इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट कर देना है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो उसका बढ़ा हुआ था उसको कम करने के लिए आप मैक्सल्फ रेक्टल एनिमा दे सकते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो, हर 8 घंटे के अंदर अंदर रिपीट करना है, आपको आईवी देना है, मैनिटॉल दे सकते हैं, और पेन अगर उसको हो रहा है तो आप किसी भी तरह की एनाल्जेसिक उसको दे सकते हैं। अगर पेशेंट जो है रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा बेचैन है, सो नहीं पा रहा है, तो आपको उसको सेडेटिव देना है। लेकिन सेडेटिव में आपको याद रखना है कि नार्कोटिक और मॉर्फिन्स ना दें, उसके अलावा दूसरे सेडेटिव्स का आपको यूज़ करना है, ठीक है। और पेशेंट को आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, क्योंकि हम ये बात पहले ही कर चुके थे कि कोई भी हेड इंजरी होती है या फ्रैक्चर होता है किसी भी तरीके की, तो इमीडिएटली पता नहीं चलता है कि इंजरी किस तरह की है, कंप्लेंट किस तरह की है। इसीलिए उसको मेज़र करने के लिए कम से कम आपको 8 से 12 घंटे उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात थी कंप्लीट हमारे स्कल के फ्रैक्चर की। फिर उसके बाद आता है क्रेनियोसेरेब्रल इंजरी, ठीक है। क्रेनियोसेरेब्रल इंजरी में अगर पेशेंट को एक्स्ट्रा, सबसे पहला आता है इसके अंदर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा, ठीक है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा कहाँ पर डेवलप होगा? सबसे पहले तो आपको स्पेस पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में, यानी कि जो ड्यूरा मैटर है और स्कल है, इन दोनों के बीच में ब्लड का कलेक्ट हो जाना ही क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। तो ब्लड का कलेक्शन कहाँ पर होगा? ड्यूरा मैटर और स्कल के बीच में। कॉमन साइट कहाँ है? सबसे ज़्यादा ये स्कल रीजन में, टेम्पोरल रीजन के अंदर देखने को मिलता है। स्कल बोन में टेम्पोरल रीजन में एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये यूनिलैटरल, यानी कि एक तरफ की टेम्पोरल बोन में या दोनों तरफ ये हो सकता है, तो यूनिलैटरल, बाइलैटरल हो सकता है। इसमें टेम्पोपेराइटल रीजन का भी फ्रैक्चर भी पॉसिबल है। कारण क्या है? वही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, या फिर जमीन पर गिर गया, छत से गिर गया, किसी भी तरीके से हो सकता है। पैथोलॉजी क्या रहेगी? कोई भी ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा के कारण क्या होता है? टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितनी भी वेसल्स होंगी उनमें डैमेज होगा। डैमेज होने के कारण वहाँ से ब्लीडिंग शुरू होगी, और ब्लीडिंग जो है कहाँ पर होगी? स्कैल्प में, और टेम्पोरलिस जो मसल है उसके बीच में ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ब्लड का कलेक्शन होगा, और अगर लंबे टाइम तक ब्लड कलेक्ट होते रहता है तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा डेवलप हो जाता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा पेशेंट को अगर है तो उसको क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे? बेहोश रहेगा, कन्फ्यूजन या जो हम प्रलाप की कंडीशन कहते हैं उसमें रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, उसको चक्कर आते रहेंगे, हाइपरटेंशन होगा, और क्या होगा? हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी, यानी कि ब्रेडिकार्डिया होगा, और बार बार उसको कन्वल्जन्स भी आ सकते हैं। इसके मैनेजमेंट, इसके लिए आपको पहले उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसको कंफर्मेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन में रूटीन ब्लड चेकअप करवा सकते हैं। फ्रैक्चर को मेज़र करने के लिए आपको स्कल का एक्सरे करवाना पड़ेगा, सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट आप उसको दे सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले आपको एक ही लास्ट एंड फाइनल ट्रीटमेंट है, क्रेनियोटॉमी करनी पड़ेगी। जहाँ भी हेमेटोमा है उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, इमीडिएट उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। इस हेमेटोमा की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी हो सकती है पेशेंट को, मेनिंजाइटिस हो सकती है। तो ये तो था एक्स्ट्रा जो सबड्यूरल हेमेटोमा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। उसके बाद आता है सबड्यूरल हेमेटोमा। ये एग्जाम में एक बार 2 मार्क्स के अंदर ये वाला हेमेटोमा पूछा गया है।
बस पूछा क्या जाता है कि ब्लड का कलेक्शन कहाँ होगा। जैसे हमने उसमें देखा ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में होगा, वैसे यहाँ पर ब्रेन और ड्यूरामेटर के बीच में अगर ब्लड का कलेक्शन होता है तो उसको सब ड्यूरल, एक्स्ट्रा ड्यूरल में ब्रेन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेन और ड्यूरामेटर के बीच में अगर ब्लड का कलेक्शन होता है तो उसको सब ड्यूरल हेमेटोमा कहते हैं। ये दो तरीके का होगा, एक्यूट सबड्यूरल और क्रोनिक सबड्यूरल। एक्यूट सबड्यूरल में क्या होगा, कॉर्टिकल वेन की इंजरी होने पर या कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन का लेसरेशन हो जाता है किसी भी इंजरी एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। मान लीजिए जो ब्रेन की जो कॉर्टेक्स में वहाँ पर किसी तरीके से लेसरेशन होगा तो वहाँ पर जितनी भी वेसल्स होंगी उनकी इंजरी होगी और इंजरी होने से वहाँ से ब्लड बाहर लीकेज होना शुरू होगा और ब्लड आकर के सब ड्यूरल स्पेस में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाएगा पेशेंट, कन्वल्सन आएंगे, हाइपरटेंशन, वॉमिटिंग और ब्रैडिकार्डिया, जो मोस्ट कॉमन साइन होते हैं कोई भी हेड इंजरी के, वही साइन आपको देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट में क्या कराओगे आप, ट्रीटमेंट में पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है, ठीक है। डेक्सामेथासोन का उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन दे सकते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर ना बढ़े जिसकी वजह से एंटी कन्वल्जेंट, अगर कन्वल्जन आ रहे हैं तो दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, और लास्ट एंड फाइनल अगर सर्जरी की जरूरत पड़ी तो क्रेनियोटॉमी करानी पड़ सकती है। क्रोनिक सबड्यूरल में क्या होगा, ब्रेन और ड्यूरामेटर के मध्य भी वेन्स के रप्चर होने पर सब ड्यूरल स्पेस में 2 से 6 वीक के अंदर, यानी कि जैसे ही इंजरी हुई तब कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे इंजरी के 2 से 6 वीक बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वहाँ पर ब्लड का कलेक्शन शुरू हुआ तो उसको हम क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा कहते हैं, ठीक है। ये माइनर ट्रॉमा की वजह से होता है, जैसे छोटी मोटी चोट आई, गिर गए, पता नहीं चला, बाद में वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो गया। क्लिनिकल फीचर वही रहेंगे जो यहाँ पे रहते हैं उसके। इन्वेस्टिगेशन में वही सीटी स्कैन कराइए, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करा सकते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्रेनियोटॉमी करा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सब अरेक्नॉइड हेमेटोमा। सब अरेक्नॉइड हेमेटोमा में क्या होगा, सब अरेक्नॉइड स्पेस में इंट्राक्रेनियल हेमरेज अगर हो जाता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस में ही अगर इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाता है, वहाँ की वेसल रप्चर हो जाती है, वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन होता है तो उसको सब अरेक्नॉइड हेमेटोमा कहते हैं। कारण क्या है, वही अब ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी वेसल पे प्रेशर पड़ेगा, वो रप्चर हो सकती हैं। हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वहाँ की जो पतली वेन्स है वो रप्चर हो सकती हैं। अगर इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म हो गया, बल्जिंग हो गया आर्टरीज के अंदर, तो भी क्या हो सकता है, वहाँ पर हेमरेज, रप्चर होकर के हेमरेज हो सकता है। क्लिनिकल फीचर वही रहेंगे, सीवियर हेडेक होगा, फोटोफोबिया, क्लियर नहीं देख पाएगा, फोटोफोबिया रहेगा, हेमीप्लेजिया, हाफ ऑफ बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है, प्यूपिल डायलेटेड मिलेंगे, आई लिड्स की ड्रूपिंग मिलेगी यानी कि टॉसिस मिलेगा, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये तो सब में ही मिलेंगे आपको। इन्वेस्टिगेशन में वही लंबर पंक्चर करा सकते हो, तो वहाँ पर आपको जो सब अरेक्नोइड स्पेस है, जैसे ही आप लंबर पंक्चर कराओगे वहाँ पे, नॉर्मली हम लंबर पंक्चर करते हैं तो सीएसएफ में कोई भी ब्लड एक्यूमुलेट नहीं रहता है, ब्लड बाहर नहीं आएगा, लेकिन इस कंडीशन में सब अरेक्नोइड स्पेस में हेमेटोमा है, ब्लड है, तो लंबर पंक्चर जैसे ही आप कराओगे तो वहाँ पर सीएसएफ के साथ ब्लड भी बाहर आएगा तो उससे पता लग सकता है। सीटी स्कैन कराओगे, और कैरोइड एंड वर्टिब्रल एंजियोग्राम भी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करना है, अगर एन्यूरिज्म है मान लीजिए तो उसको रैप कर दीजिए, फ्रैक्चर की वजह से हुआ है तो क्रेनियोटॉमी कर दीजिए, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी की वजह से अगर सब अरेक्नोइड स्पेस में हेमेटोमा हो रहा है तो उसको हम लाइगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या रहा, आपका हेमेटोमा रहा। कोई भी स्पेस में अगर हेमेटोमा होता है तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे। फिर आता है हाइड्रोसेफेलस, ये डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, वो छोटा सा पोर्शन हाइड्रोसेफेलस का आपके सिलेबस में दिया गया है, और वो भी अलग से नहीं पूछा जाएगा आपसे। कंबाइंड हेड इंजरी अगर आती है तो आपको एग्जाम में इसको मेंशन करके आना है। तो इसमें क्या होता है, सीएसएफ के ब्लॉकेज के कारण, मान लीजिए जो सीएसएफ का फ्लो हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जो हो रहा है, अगर उस कहीं उस रीजन के अंदर जहाँ पर भी वो कैनाल में फ्लो हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड से लेकर ऊपर तक, उस रीजन में किसी तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है, या फिर सीएसएफ का सिक्रीशन ही ज़्यादा हो रहा है, या उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सीएसएफ का, क्योंकि कोई भी चीज़ का वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए एक चीज़ होती है कि जितना उसका फॉर्मेशन या सिक्रीशन हो रहा है
उतना ही उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। अगर मान लीजिए फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो उसका क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो वही हाइड्रोसेफेलस के अंदर होता है कि जो CSF है, किसी कारण से अगर उसके फॉर्मेशन में, एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में ब्लॉकेज आ जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, उसका सिक्रीशन तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन एब्जॉर्प्शन उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से CSF का वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज हो जाता है। CSF का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा लेकिन जगह तो उतनी है जहाँ वो पहले फ्लो कर रहा था वेंट्रिकल्स में, इसलिए उसका अमाउंट बढ़ा, CSF का अमाउंट बढ़ा, तो वेंट्रिकल्स में क्या हो जाता है, डायलिटेशन हो जाता है। और वेंट्रिकल्स में डायलिटेशन होने की वजह से ब्रेन में स्वेलिंग जैसा फील होता है, उसको हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। कारण क्या है, किसी इन्फ्लामेशन की वजह से CSF का सिक्रीशन ज़्यादा हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से, ठीक है। तो इसके क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, जो सूचर, जो ब्रेन की जो स्कल की जो बोन है, उनमें जो सूचर्स लाइन होती हैं वो उनका सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। बल्जिंग, एंटीरियर फोंटेनेली की बल्जिंग आपको देखने को मिलेगी। सन सेटिंग साइन पॉजिटिव मिलेगा, हाइड्रोसेफेलस का जो बच्चा होगा उसके अंदर अटेक्सिया मिलेगा। और हेड सरकमफेरेंस, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वेंट्रिकल्स में डायलिटेशन हो रहा है, इसलिए इसका हेड सरकमफेरेंस इंक्रीज मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको क्या करवाना है, CT स्कैन करा सकते हैं, वेंट्रिकुलोग्राफी करा सकते हैं, और ट्रीटमेंट में आपको वेंट्रिकुलोसिस्टर्नोस्टोमी उसकी करानी पड़ेगी, फ्लूइड वॉल्यूम को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोसेफेलस को आप मैनेज कर सकते हैं। और बाकी जो कंप्लीट ये रही आपका हेड इंजरी का टॉपिक, ये कंप्लीट हुआ। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा मैं आपको बता चुकी हूँ, एक तो GGC का यहाँ से आपसे क्वेश्चन वही पूछा जाएगा मेन, और एक सब अरेक्नोइड हेमेटोमा एक बार एग्जाम में पूछा गया, तो थोड़ा उसको देख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, डिजीज ऑफ स्पाइन।